नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1, दृढ़ पिंड गतिकी, यानी कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। क्या? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कुल मिला के ये समझ लो कि डायनेमिक्स का बेसिक्स जो चीजें होती है, जैसे कि अपने जो गति के नियम वगैरह, ठीक है, वो पढ़े, न्यूटन की गति का नियम पढ़े होंगे आपने, ठीक है, विस्थापन, दूरी वगैरह, ठीक है, उन्हीं मतलब वो बेसिक आपको पता है, थोड़ा बहुत चीजें पता है, तो ये यूनिट आप आसानी से समझ सकते हो। इतनी टफ भी यूनिट नहीं है, ठीक है, और मतलब बिल्कुल मस्त तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। मतलब एक भी सवाल गलत होने की चांस नहीं है। बस आपको ये है कि जो समझा रहा हूं उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई यूनिट 1 जो दृढ़ पिंड गतिकी है वो कितना वेटेज रखती है, कि जो लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उनमें उसके कितने सवाल आते हैं और उसमें क्या क्या टॉपिक है। तो जो दृढ़ पिंड गतिकी है तो उसमें आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं वो है एक तो बल आघूर्ण, एक है कोणीय संवेग संरक्षण, और एक है ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण। यानी कि 3 टॉपिक है, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण और कोणीय संवेग। इन 3 पे सवाल बनते हैं, इनसे सवाल बाहर नहीं जाता। हम गलती से 2018 में एक सवाल ऐसा पूछ लिया था, ठीक है, वो बात और है, बाकी सवाल कोई बाहर नहीं जाता और पॉइंट टू पॉइंट ही रहता है, ठीक है। 2016 में तीनों टॉपिक से एक एक सवाल आया कि एक सवाल बल आघूर्ण से पूछ लिया, एक सवाल कोणीय संवेग संरक्षण से पूछ लिया, एक सवाल ज्यामितीय वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण से पूछ लिया। फिर 2018 की बात करें तो उसमें भी एक एक सवाल ऐसे पूछ लिया। 2022 में बल आघूर्ण से सवाल नहीं आया था, बाकी कोणीय संवेग और ज्यामितीय वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण, उससे सवाल पूछ लिया था एक एक। और मतलब ये समझ लो कि 2025 में भी आप यही उम्मीद करके बैठो कि तीनों टॉपिक से एक एक सवाल आएगा। 3 सवाल यानी 6 मार्क्स का ये अपने मटेरियल है, ठीक है, और 6 मार्क्स अपने को क्या करने, फिक्स करने। 6 मार्क्स क्या करने, फिक्स करने। अब ये जैसे कि बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण, ये आप आसानी से समझ जाओगे। आपने अगर आपको बल के बारे में पता है, बल क्या होता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं आपको चीजें गाइड भी करूंगा, बताऊंगा भी, बेसिक को अपन छूने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो बल जैसे कि तो बल से ही बनता है बल आघूर्ण, ठीक है। संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग, एक अपन ने पढ़ा हुआ संवेग संरक्षण पढ़ा हुआ है, वो होता है रेखीय संवेग संरक्षण। अब पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण, ठीक है। और जड़त्व आघूर्ण जो काम द्रव्यमान करता है वो काम क्या करता है, जड़त्व आघूर्ण करता है, किसमें, कोणीय गति में, ठीक है। तो चलिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मतलब ब्यौरा देता हूं कि मतलब दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक तो आपने रेखीय गति देखी होगी, रेखीय गति में कोई डाउट नहीं है, आप सभी को पता है रेखीय गति में कुछ गति के नियम होते हैं। 3 नहीं पढ़े थे भाई, 3 समीकरण जो गति के समीकरण है, v = u + at, v = u + at। फिर एक पढ़ा था s = ut + ½ at² और v² = u² + 2s, ये आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये किसका है, रेखीय गति का। उसी प्रकार एक होगी अपने घूर्णन गति। घूर्णन गति में ये वर्तीय गति और कोणीय गति दोनों ही घूर्णन गति के टाइप है, मतलब ये समझ लो, ठीक है। वर्तीय गति और कोणीय गति दोनों घूर्णन गति के ही टाइप है, ठीक है। हाँ, मतलब वर्तीय गति मतलब ये होता है कि अपने वर्ताकार पाथ को फॉलो करना, और घूर्णन गति मतलब वो तो होता है कि किसी अक्ष के सापेक्ष घूमना, किसी अक्ष के सापेक्ष घूमना, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि भाई जो है ये है सूर्य, ठीक है। हालांकि जो सूर्य के चारों ओर का जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो पाथ होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है थोड़ा, लेकिन मान लो इसको अपन वृत्ताकार माने। दीर्घवृत्ताकार क्या है, एक तरीके से एक वृत्ताकार का एक टाइप है, ठीक है। तो मतलब ये मान लो कि ये एक वृत्ताकार टाइप का पाथ है, ठीक है। तो उसमें जैसे कि ये पृथ्वी जो है, ठीक है, तो पृथ्वी 2 प्रकार की वो करती है गति, आपको बताओ। एक तो क्या करती है, इस सूर्य के चारों ओर गति करती है, वो एक्चुअली में होती है दीर्घवृत्ताकार, वो दीर्घवृत्ताकार गति होती है, ठीक है। लेकिन इसको अपन एक माने तो मतलब मान लो कि भाई ये इसके चारों ओर घूम रही है, मतलब ये क्या है, ये मान लो अगर ये पथ दीर्घवृत्ताकार नहीं हो गए, दीर्घवृत्ताकार में क्या होता है,
भाई थोड़ा सा ऐसे, मतलब कैसे, अंडे के आकार का, ठीक है। तो ये अगर घूमेगा तो उसकी पृथ्वी की जो गति है वो मतलब क्या होगी, वृत्ताकार गति मान ली जाएगी, ठीक है, अगर ये पथ वृत्ताकार है तो, ठीक है। और यदि जो पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है, खुद की अक्ष पे, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी बोला है खुद के जो अक्ष है उस पर भी घूमती है और इसके राउंड भी लगाती है, जो जो चक्कर लगाती है, तो ये समझ लो कि वो हो गया अपने वृत्ताकार टाइप, ठीक है, वृत्ताकार गति। और ये हो गया जो खुद की अक्ष पे घूम रही है, ठीक है, वो होगी घूर्णन गति टाइप, ठीक है। तो ये वृत्ताकार और घूर्णन में बहुत बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है, मतलब, ठीक है। बाकी सारी जो समीकरण वगैरह चीजें होती है वो सेम टू सेम ही होती है, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा अपने को वैसे वृत्ताकार और घूर्णन के उससे डिफरेंस में जाना नहीं है, ठीक है। अपने को वो चीज पढ़नी, अपने को सिर्फ बेसिक ब्यौरा लेना है कि भाई रेखीय गति और घूर्णन गति में क्या डिफरेंस है, ठीक है। घूर्णन गति मतलब ऐसे घूमना, किसी चीज के सापेक्ष घूमना, ठीक है। जैसे कि ये मान लो कोई बंदा हुआ है, ये पेन मेरे यहाँ बंदा हुआ है, चलो ठीक है, तो इसको मैंने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो वो क्या है, घूर्णन गति, वो क्या है, घूर्णन गति, चीज का घूमना, ठीक है ना। चलो, तो रेखीय गति में क्या समीकरण होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। जहां पर u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, स्टार्टिंग का वेग, कोई वस्तु स्टार्ट करना, स्टार्ट मतलब चलना स्टार्ट हुई तब उसका वेग क्या था, ठीक है। बात क्लियर है। जैसे रेखीय गति तो आपको पता है, रेखीय गति का मतलब क्या है, रेखीय गति मतलब वस्तु का, रेखीय गति जो है, रेखीय गति मतलब क्या, वस्तु का ऐसे चलना सीधा, ये गति क्या हुई, रेखीय गति, ठीक है। और वस्तु का किसी अक्ष के चारों ऐसे घूमना, ये क्या होगी, घूर्णन गति, मतलब ये बंधी हुई है, मान लो कोई लकड़ी है, लकड़ी यहाँ पे इसको कील मार के इसमें थोड़ा सा छेद हो जाए, मान लो कि कोई लकड़ी ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे कोई छेद थोड़ा सा, यहाँ पे इसकी कोई अक्ष है, अब इसमें डाल के उस लकड़ी को ऐसे घुमाओ, ठीक है, तो लकड़ी घूमेगी ऐसे 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 पूरी, वो लकड़ी क्या करेगी, इस अक्ष के सापेक्ष क्या, स्थिर अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करेगी, वो हो जाएगी घूर्णन गति, और ये हो जाएगी रेखीय गति, ठीक है, ये हो जाएगी रेखीय गति। बात क्लियर? हाँ, ठीक है। तो इसमें ये क्या, u प्रारंभिक वेग, और इसमें वेग की जगह आता है कोणीय वेग, तो इसमें आता है, इसकी जगह u की जगह आ जाएगा w0, ठीक है। इस यहां पर v होता है अंतिम वेग, इसको बोलेंगे ओमेगा, अंतिम कोणीय वेग, ठीक है। यहां पर आपको एक चीज का मतलब विस्थापन, मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, ये विस्थापन वही, भाई कोई वस्तु यहां से, कोई वस्तु इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई और यहाँ आई, ये बी पॉइंट तक है, तो विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन हमेशा ये हुआ, विस्थापन क्या हुआ, ये हुआ कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, और दूरी की बात करें तो दूरी इतनी तय की, इसने दूरी इतनी तय की, ये क्या दूरी है, समझ गए आप। वैसे कभी मैकेनिक्स पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना मेरे से, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, मैकेनिक्स वगैरह मतलब बिल्कुल आपको शानदार मजा आ जाएगा, बहुत शानदार टॉपिक है मैकेनिक्स वगैरह, ठीक है। इनको और बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी जगह ऐसे ही निकाल देते हैं चीजें और बच्चों को समझ में नहीं आता, बाकी बहुत मस्त चीज है। तो विस्थापन क्या होता है भाई, कितनी विस्थापित हुई, भाई अपने को विस्थापन का मतलब ये होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो वो कितनी, इतनी सी भाई, इतनी सी विस्थापित हुई है, विस्थापित कितनी हुई, इतनी सी, घूम के कहां से भी आओ ना, घूम के कहां से भी आओ, मान लो मैंने कोई चीज है वो यहाँ पड़ी थी, उसको मैंने उठा के पता नहीं कहां घुमा के मैंने वापस यहाँ रख दिया, तो मेरे लिए तो विस्थापित कितनी हुई है, विस्थापित तो इतनी हुई है, तो विस्थापन तो ये होगा, ठीक है। बाकी आपने बोली कहां से भी घुमा के लेके, वो तो उसके द्वारा तय की दूरी है, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन में फर्क समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया, इसमें ये तो हो गया अपने रेखीय विस्थापन S। तो अब सर जी जो अपना कोणीय विस्थापन होता है वो क्या होता है, कोणीय विस्थापन थीटा क्या होता है, कोणीय विस्थापन थीटा क्या होता है, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन थीटा की बात करते हैं। देखो,
कोणीय विस्थापन थीटा मतलब क्या, वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष घूमेगी, ठीक है, या वस्तु घूमेगी। अब मान लो ये कोई ये मैंने बताया छड़ है, ठीक है, छड़ ऐसे घूम रही है, ऐसे गोल 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 घूम रही है, ठीक है, ओमेगा कोणीय वेग से ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो अब मान लो छड़ यहाँ पे थी, छड़ का यहाँ पे, थोड़ी देर बाद वो घूमते हुए पहुंच गई यहाँ पे आ गई। तो इस छड़ ने क्या है, इस जो छड़ है इसने जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और लास्ट पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है, ये जो चीज, ये इतनी जो दूरी इसने तय की, ये इस पे कितना चाप डालता है, कितना कोण तैयार करता है, ये थीटा क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया, ये थीटा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। बात क्लियर ना भाई। चीज यहां से चलना स्टार्ट की तो यहां आई, तो ये वाला भाग इस पे कितना एंगल तैयार करता है, वो उसका होगा कोणीय विस्थापन। अब इस जो छड़ है ना, छड़ का प्रत्येक बिंदु समान कोणीय विस्थापन बनाता है। देखो अगर यहाँ का कोई छड़ का कोई बिंदु है, छड़ पे कोई यहाँ कोई बिंदु है, तो छड़ जब यहाँ आई तो वो बिंदु ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये भी क्या करेगा, सेम मतलब एंगल दिखाएगा, ठीक है। भले ही इनकी ये वाली दूरी इसकी ज्यादा हो, इसकी भले कम हो, लेकिन जो एंगल है कोणीय विस्थापन वो सेम बनाएगा। अगर ये वाला कोई कण है छड़ का, ये वाला, तो ये वाला देखो इसको, ये भी जो एंगल कितना बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। तो कोणीय विस्थापन क्या हुआ, थीटा, ठीक है। चलो इस और समझेंगे चीजों को आगे। ये क्या होता है अपने एक्सीलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, ठीक है, और टी समय। तो देखो यहां पर u वेग है जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। u जो वेग होता है इसका मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड। v अंतिम वेग जिसका मात्रक कितना, मीटर प्रति सेकंड। s विस्थापन जिसका मात्रक मीटर में। a होता है एक्सीलरेशन त्वरण, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t समय सेकंड में। उसी प्रकार यहां पर जो कोणीय वेग होता है उसका मान होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। उसका क्योंकि जो थीटा है मतलब इसका बने एक सेकंड में, रेडियन पर सेकंड मतलब कि एक सेकंड में कितना उसने कोण तय किया, तो थीटा बटा टी, ये हो जाएगा कोणीय वेग का मात्रक। जबकि अपने जो नॉर्मल रेखीय वेग है उसको अपन करते हैं एस अपॉन टी की, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय यानी कि एक सेकंड में कितनी दूरी तय की, दूरी यानी कि मीटर में, और समय किसमें, सेकंड में। ये तो आ गया वेग का। और यदि कोणीय वेग की बात करें तो कितना कोण तय किया एक सेकंड में, एक सेकंड में कितना कोण तय किया, ठीक है। तो कोण किसमें, कोण लिखोगे किसमें, रेडियन में। ध्यान रखना कोण हमेशा रेडियन में आएगा, थीटा में नहीं लिखोगे। जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया कि 90 डिग्री का कोण है, तो 90 को आप 90 नहीं लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, π/2 लिखोगे, π/2 लिखो। कोई चीज यहाँ से घूम के यहाँ आ गई और ये 90 डिग्री का कोण बना लिया, तो आप इस एंगल को π/2 लिखोगे। और π/2 लिख के माना 2 सेकंड में किया है, π/2 बटा 2 यानी कि π/4 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ऐसे होगा चीजें, ठीक है। मैं आपको बेसिक चीजें वो कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। हाँ, तो ये बात है, बात क्लियर। चलिए तो आपको ये समझ में आ गया भी रेडियन पर सेकंड हो गया। अब उसी प्रकार इसका होता है कोणीय त्वरण, जो कोणीय होता त्वरण होता है उसका होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और जो कोणीय विस्थापन हुआ थीटा उसका मात्रक किसमें होता है, रेडियन में, ठीक है। ये सारी समीकरण है, ये है किसकी, आपके रेखीय गति और घूर्णन गति में जो समीकरण है उनका डिफरेंस। रेखीय गति और जो घूर्णन गति में जो समीकरण के हिसाब से मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि रेखीय गति में समीकरण ये आएगी, घूर्णन गति में ये आएगी, ठीक है। रेखीय गति घूर्णन गति में मालूम पड़ गया आपको, मतलब आइडिया लग गया होगा, ठीक है, आइडिया लग गया होगा, ठीक है, चीजों का कि भाई रेखीय गति कैसे हुई है, घूर्णन गति कैसे। अपन एक न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल आ भी सकते हैं, वैसे अब तक पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन सवाल आ भी सकते हैं, एक आध दे भी सकते हैं ऐसा सवाल, ठीक है। इस समीकरण से संबंधित कि भाई घूम रही है, ठीक है, तो घूमते हुए मतलब क्या चीज हो, ठीक है ना, सब कुछ चीज मैं आपको वैसे बताऊंगा आगे। अब ये हो गया, ये तो पॉइंट नंबर पहला। अब बात करते हैं दूसरा। सरल रेखीय गति में आपने देखा होगा
F इज इक्वल टू एम ए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। आपने पढ़ा होगा बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू जो एक्सीलरेशन होता है, जो त्वरण होता है, वो आपने पढ़ा। तो यहां पर आपके आएगा टाउ, इसको बोलते हैं टाउ। ये F बराबर है, टाउ बराबर आएगा आई अल्फा। जहां पर बल की जगह तो क्या आ जाएगा? बल आगुण जो द्रव्यमान है उसके से क्या आ जाएगा? जड़त्व आगुण। ध्यान रखना बहुत बार ये, हालांकि इन चीजों को अपन आगे देखेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो रेखीय गति में जो काम द्रव्यमान करता है उसके तुल्य घूर्णन गति में कौन करता है? तो क्या? जड़त्व आगुण। ठीक है, और एक क्या है? त्वरण। यहां पर क्या हो गया? कोणीय त्वरण। तो ध्यान रखना बल की जगह बल आगुण, त्वरण की जगह कोणीय त्वरण, द्रव्यमान की जगह जड़त्व आगुण। ठीक है, ये होता है बल का फॉर्मूला F बराबर एम ए। गुणन गति में बल आगुण का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। हालांकि बल आगुण वगैरह अपन आगे बहुत शानदार ढंग से पढ़ने वाले हैं जो आगे की क्लासें होगी उनमें। ठीक है, अपने रेखीय गति में P इज इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है, P इज इक्वल टू एम वी यानी कि रेखीय संवेग। P इज इक्वल टू एम वी क्या होता है? रेखीय संवेग यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। उसी प्रकार P की जगह यहां हो गया L, कोणीय संवेग, जहां पर M की जगह क्या आएगा? हमेशा I। जहां जहां आपके M है वहां हमेशा क्या आएगा? I। और ये V वेग की जगह क्या जाएगा? कोणीय वेग, ओमेगा। ठीक है, आपने देखा होगा संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। भाई संवेग P क्या होता है? रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। उसी प्रकार कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल आगुण कहते हैं। कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल आगुण कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये मतलब ये डेफिनेशन जैसे कि रेखीय, वही डेफिनेशन, वही ये समीकरण ही डेफिनेशन है वो अपने आप में। ठीक है, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वो होता है बल, और जो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर वो होता है बल आगुण। जो कोणीय संवेग L है उसमें जो परिवर्तन की दर है तो dl बाई dt वो होगा बल आगुण, और जो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बल। इसी प्रकार यहाँ पर जो अपने जो गतिज ऊर्जा होती है इसमें होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा घूर्णन गति कोई चीज कर रही है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी ke 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ke 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर? चलिए, तो मतलब आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, तो यहां तक ये चीजें बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। हालांकि आप सब कुछ चीजें ये जैसे कि बल आगुण हुआ, ये कोणीय संवेग हुआ, ठीक है, ये जड़त्व आगुण, ये सारी चीजें आप आगे देखने वाले हो। लेकिन उससे संबंधित जो रेखीय गति में क्या चीजें होती है वो मैंने आपको बता दी है, वो मैंने आपको समझा दिया। और अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, कुछ जो 11th में आपने पढ़ा होगा तो वो भी आपकी यादें ताजा हो गई होगी कि सर जी कैसे क्या होता है। ठीक है, चलो, तो अब करते एक न्यूमेरिकल, अब करते एक न्यूमेरिकल करेंगे, तुम मजा आ जाएगा। ठीक है, हाँ। अब ऐसे एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, एक चीज जैसे कि एक चीज और होती है, वैसे आपने वो थोड़ा थोड़ा काम भी आएगा। एक आपने पढ़ा होगा, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, COM, कॉम, इसको बोलते हैं कॉम, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? देखो, सेंटर ऑफ मास मतलब
ये होता है कि भाई कोई वस्तु है, ये मेरे पांच मार्कर है, ठीक है। अब इसके ऊपर मतलब ये समझ लो कि ये पूरा एक दरिमान फैला हुआ है, दरिमान फैला हुआ है, और ये सतत है, असतत है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा बिंदु होता है कि मतलब जहां से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। अब जैसे कि अब मैं यहां रुकू, ये उंगली यहां से बैलेंस होगा नहीं होगा, यहां से होगा नहीं होगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है, या फिर मान लो कुछ ये चलो मैं मान लो ऐसे भी रख रहा हूँ, यहाँ बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ बैलेंस, कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो चीज बैलेंस हो जाएगी। यहाँ देखो यहाँ बैलेंस हो रहा है, अब मैं इसको यहाँ रखता तो ऐसे बैलेंस नहीं होता, यहाँ रखता तो बैलेंस नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उसका मतलब पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं, ठीक है, वो होता है द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और आपके लिए इतना काफी है, जैसे कि कोई चीज ऐसी है, ठीक है, वर्गाकार चीज है, तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, बीचों बीच, ठीक है, बीचों बीच, यानी कि ये दूरी अगर एल है, ठीक है, तो ये L/2 पे, ये दूरी कितनी b है, ये ऊपर से b/2 पे, ये बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, ये हो जाएगा द्रव्यमान केंद्र। कोई वस्तु यदि वृत्ताकार है तो भी उसके बीचों बीच, ठीक है, हाँ ऐसे। बस ये है कि उनमें जो द्रव्यमान सतत रूप से फैला हुआ होना चाहिए, और मोस्टली आपकी जो चीजें उनमें वही होगा, ठीक है। चलो, तो ये होता है द्रव्यमान केंद्र। बाकी आपको इस यूनिट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो एक सवाल करते हैं, कोई पंखा 3600 आरपीएम से घूम रहा है, बिजली बंद होने पर यह 20 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से रुक जाता है, ज्ञात करो रुकने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो पहले तो आपको दिया कोई पंखा 3600 आरपीएम से घूम रहा है, यानी कि जो आपके आरंभिक कोणीय वेग आपको दिया हुआ है, आरंभिक कोणीय वेग आपको दिया हुआ है, आरंभिक कोणीय वेग आपको दिया हुआ है। अब जो आरंभिक कोणीय वेग दिया हुआ है वो है कितना, वो जो ओमेगा नॉट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3600 आरपीएम से घूम रहा है। अब आपका दिमाग थोड़ा घुमा होगा, भाई 3600 आरपीएम मतलब सर क्या हुआ, हमने तो रेडियन पर सेकंड बताया आपने, तो क्योंकि कोणीय वेग का जो मात्रक है वो सर जी रेडियन पर सेकंड होता है, ये 3600 आरपीएम। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, ठीक है। आपको इस कॉन्सेप्ट में आगे भी घुमाया जा सकता है, जब बात बल आघूर्ण की वगैरह आएगी, उस कोणीय संवेग की बात आएगी, जहां पे ओमेगा आएगा, कोणीय वेग आएगा, तो बार बार हो सकता है कि सवाल में आपको ओमेगा इसमें आरपीएम में, आरपीएस में वगैरह दे दे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, देखो ये चीज बता देता हूं, ये क्या अपन सवाल को भी सॉल्व करेंगे और ये भी सारी चीज अपन समझेंगे, ठीक है। तो एक चीज होती है, ये आप पूरा यहां लिख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्क करके लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये काम आएगा बहुत। हाँ, इसमें सवाल आपके घुमाए जा सकते हैं, आपको घुमाया जाएगा। एक चीज होती है आरपीएम, आरपीएम मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, या फिर बहुत बार कहीं पे मतलब यही मोस्टली आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, ठीक है। रोटेशन मतलब कितना घूम रहा है, एक मिनट में वो कितने चक्कर, यानी कि चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट, समझ गए, ये होता है आरपीएम। एक चीज आएगी आपके आरपीएस, वो होता है रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकंड का मतलब हुआ चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये आगे बहुत काम आएगा।
अब इनको अपने को क्या करना होता है, जब सवाल सॉल्व करेंगे तब इनको अपने को रेडियन पर सेकंड में बदलना होता है, रेडियन पर सेकंड में बदलना होता है। ठीक है, तो देखो रोटेशन पर मिनट मतलब चक्कर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये इतने चक्कर लगा रहा है, वो होता है आरपीएम। ठीक है, तो यदि आरपीएम को आरपीएस में बदलना, भाई एक मिनट में कोई लगा रहा चक्कर लगा रहा है एक्स लगा रहा है। ठीक है, कोई 1 मिनट में ये चक्कर कितना लगा रहा है, एक्स लगा रहा है। तो उसको यदि आपको रोटेशन पर सेकंड में बदलना है, पर सेकंड में बदलना तो क्या करो, 60 से भाग दोगे। ठीक है, तो क्या होगा, आरपीएस आरपीएम बाय 60, आरपीएम बाय 60। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, आपको रोटेशन पर सेकंड में निकालना है, तो जो पर मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो जो भाई मैं कह रहा हूं कि भाई 1 मिनट के अंदर कोई चीज है वो 60 बार घूमती है, 60 चक्कर लगाती है, 60 बार घूमती है। ऐसे कितने, 1 मिनट में ये 60 बार घूमती है, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगी, 1 बार, 60 से भाग कर दो, वो वाली बात है। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा, यदि आरपीएस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, आरपीएम बटा 60, आरपीएम बटा 60। तो ये एक तो पैक करके रख लो। ठीक है, काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूरी है, कॉन्सेप्ट में घुमाया जा सकता है। अब आपको बदलना पड़ेगा, फिर जैसे कि एक चक्कर, अब आपको पता है कि एक चक्कर में तय कोण एक राउंड पूरा करता है। जब भी कोई चीज एक राउंड पूरा करता है, जैसे कि ये मान लो कोई यहां है, यहां से घूम के ऐसे ऐसे एक राउंड पूरा करेगा तो कितना एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा एंगल, ये यहां आया 90, यहां पे आया वापस 90, फिर ऐसे घूमते घूमते यहां आया, यहां 90 और ये 90 और 360। तो 360 को क्या लगोगे, 2 पाई, 360 को क्या लगोगे, 2 पाई, कितना लगोगे, 2 पाई। तो एक चक्कर या राउंड में तय कोण कितना, 2 पाई, कितना, 2 पाई। ठीक है, अब देखो, अब जो आरपीएस है मतलब है चक्कर प्रति मिनट, तो अब अपने को आरपीएस को क्या करना है, रेडियन पर सेकंड में बदलना है। तो नीचे सेकंड तो आ गया, अब ऊपर वाला अपने को चक्कर है उसको चेंज करना है। तो एक चक्कर मतलब 2 पाई, एक चक्कर मतलब 2 पाई। तो मतलब यदि आपको रेडियन पर सेकंड में बदलना है, आपको यदि रेडियन पर सेकंड में बदलना है, रेडियन पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करोगे, 2 पाई इंटू जो आरपीएस दिया हुआ कि एक चक्कर प्रति सेकंड, तो उसको 2 पाई से वो कर दो गुणा, ठीक है, वो आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, वो आ जाएगा आपके रेडियन पर सेकंड। बात समझ गए, खोपड़ी में सेट हो गया। ये 2 बातें ध्यान रखना, 2 बातें ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे कि इसका उल्टा, जैसे कि अब आपको आरपीएस में दिया हुआ और आरपीएम में बदलना है, तो वो तो कर सकते हो, 60 को इस साइड ले आओ, आरपीएस इंटू 60। बात क्लियर, ये है मतलब कॉन्सेप्ट आपके। ठीक है, तो अब देखो सवाल, देखो आरंभिक कोणीय वेग कितना, 3600 आरपीएम। अब आपने 3600 में क्या कर दिया, 60 का भाग कर दिया, मतलब ये कितना हो जाएगा, 60 आरपीएस, 60 आरपीएस, 60 कितना हो जाएगा, आरपीएस। ठीक है, और 60 आरपीएस को इसको 2 पाई से वो कर दो गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 60 इंटू 2 120 और पीछे पाई, 120 पाई रेडियन पर सेकेंड, 120 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब एक कह रहा है कि बिजली बंद होने पर यह 20 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से रुक जाता है। यानी कि नियत त्वरण मतलब ये रुक रहा है, कोई यानी क्या लग रहा है, मंदन लग रहा है। क्या लग रहा है, मंदन। मंदन यानी कि मंदन मतलब क्या है, अब इसको क्या लगोगे, जो कोणीय त्वरण, क्योंकि नेगेटिव वाला लग रहा है, ये रोकने का काम कर रहा है भाई। जो त्वरण सपोर्ट में लगेगा
ठीक है, वो तो क्या पॉजिटिव में आएगा, जो रोकने की कोशिश करेगा वो नेगेटिव में। तो जो कोणीय त्वरण हुआ वो क्या आ जाएगा, इसको आप लिखोगे -2π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड में। अब यार रुक जाता है, ज्ञात करो रुकने में कितना समय लगेगा, रुकने में कितना समय लगेगा। तो आपको दिया हुआ है ओमेगा नॉट दिया हुआ है, ठीक है, और एक चीज आएगी अंतिम वेग, क्या आएगा, अंतिम कोणीय वेग। तो अंतिम कोणीय वेग क्या जीरो हो जाएगा जब रुकेगा तब, अंतिम कोणीय वेग रुकेगा तब जीरो। रुकेगा तब जीरो। तो बस आपके पास समीकरण है ही है, जिस प्रकार होता है v = u + at, उसी प्रकार ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये कितना, ये जीरो, और ये ओमेगा नॉट कितना है 120 पाई, और ये अल्फा -2π और टी, 2π और टी। ठीक है, बात क्लियर। तो यहां से आप देखोगे, तो टी इक्वल कितना हो जाएगा 120 पाई बटा 2π, 120 पाई बटा 2π। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, 120 बटा 2 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 मिनट में रुक जाएगा, 1 मिनट में रुक जाएगा। तो इसी प्रकार के सवाल आएंगे। अब ये आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताइए रुकने से पहले वो कितनी दूरी तय करेगा, तो वो थीटा आपको ये समीकरण लगाते, ये वाली थीटा इक्वल ओमेगा नॉट टी। तो अब आपके पास ओमेगा नॉट भी है, टी भी आ गया, निकल गया 1/2, अल्फा आपको ध्यान ही है टी स्क्वायर। तो कुछ भी मतलब आप चीजें निकाल सकते हो, समझ गए। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा मतलब कि भाई कैसे होता है। वैसे आपने इस टाइप के सवाल देखी गति में किए होंगे, जब समीकरण पढ़े होंगे, तो v = u + at, s = u2 + at स्क्वायर, जब 11वीं क्लास में पढ़ा होगा ये चीजें की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक चीज आपने ध्यान नहीं रखा, एक्चुअली यहाँ पर कितना 20 पाई है, 20 पाई, और अपन ने जो लिया है वो कितना लिया है, वो ले लिया 2 पाई एक्चुअली में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब अपन 2 पाई लेते हैं तो 1 मिनट। ठीक है, और यदि इसको मैं आपके लिए अलग से, और ताकि क्या है, और अगर मान लो अगर आपने यदि अल्फा ये लिया होता कितना 20 पाई, ठीक है, क्योंकि ये किसका रोक रहा है, ये मनन का काम कर रहा है, उसको -20 पाई लिखोगे, तो -20 पाई रेडियन पर सेकंड लिया होता, तो क्या होता, तो टी कितना आता, टी कितना आ जाता 120 पाई अपॉन 20 पाई, तो ये हो जाएगा 6 सेकंड, ये हो जाएगा 6 सेकंड। ठीक है, तो इस हिसाब से आप सवाल कर सकते हैं। ये क्या है एक्चुअली, समझ में आ गई ना बात। ये एक्चुअली 20 पाई था, अपन ने बाय मिस्टेक ये 2 पाई ले, तो कुछ नहीं, पहले 20 पाई था तो 20 पाई के हिसाब से आंसर आ रहा है 1 मिनट 60 सेकंड। ठीक है, मतलब 2 पाई के हिसाब से 60 सेकंड और 20 पाई के हिसाब से 6 सेकंड। ठीक है, हाँ, बात क्लियर। चलो, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये था बेसिक चीजें। अब बेसिक चीजों के बाद ये जो मैंने आपको बताया ये वाली बात, अब बात करते हैं रियल में दृढ़ पिंड कि भाई दृढ़ पिंड क्या होता है, उसको अपन समझते हैं। देखो, यदि किसी वस्तु या निकाय के किन्हीं भी दो जो कण है के मध्य दूरी समय के साथ अपरिवर्तित रहे, तो उस वस्तु या निकाय को दृढ़ पिंड या दृढ़ निकाय कहा जाता है। तो देखो, दृढ़ मतलब क्या है, दृढ़ मतलब बिल्कुल ये समझ लो कि ऐसा कि जिसके कण है ना आपस में बंधे हुए, मस्त बंधे हुए, जिनके बीच दूरी समय के साथ नहीं बदले, इनके बीच दूरी समय के साथ नहीं बदले, यानी कि मतलब यदि किसी वस्तु या निकाय के किन्हीं भी दो कणों के मध्य दूरी समय के साथ अपरिवर्तित, यानी समय के साथ दूरी बिल्कुल सेम रहे, उसमें बदलाव नहीं हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं बताऊं, ठीक है, कि मान लो यही है, ये मार्कर ही मान लो मेरे पास। ठीक है, मान लिया एक कण ये वाला हुआ, एक कण ये वाला हुआ, तो अब मैं मार्कर को
कहीं पर भी लेके जाऊं इसको, तो इन दो जो कण के बीच दूरी है, ये मान लिया ये दूरी x है, ठीक है, एक कण ये हो गया, यहाँ का एक टुकड़ा यहाँ का, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी x है। तो अगर मैं कण इसको ऐसे करूं इधर उधर लेके जाऊं, कहीं पर भी लेके जाऊं ना, इन दोनों के बीच की दूरी नहीं बदल रही है, समय के साथ नहीं बदल रही। इसका मतलब ये क्या है, दृढ़ पिंड है। इसका मतलब क्या है, दृढ़ पिंड। अब दूसरा ये देख लो, ये रहा पेपर। अब इसी पेपर में एक कण यहां पर है, एक कण यहां पर है, ठीक है। मैंने मान लो इसको मोड़ लिया, ये देखो, तो पहले इनके बीच दूरी कितनी थी, इतनी थी। अब मैंने ऐसे कर लिया था, अब दूरी कितनी रही, इतनी रही, बिल्कुल। तो मतलब इनके बीच समय के साथ दूरी बदली, तो ये क्या है, दृढ़ पिंड नहीं है, ठीक है। तो बस वैसा निकाय जिसमें कोई भी दो कण उठा के आप चेक कर लो, ठीक है, कि उनके मध्य दूरी समय के साथ बदल रही है कि नहीं बदल रही है। समय के साथ बदल रही है तो वो दृढ़ निकाय नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई निकाय है, ठीक है भाई, अगर इनके मध्य दूरी L है, इनके मध्य दूरी L है, और ये कोई कण A है और ये कोई B है, अगर इसका वेग VA है और इसका वेग VB है, तो यदि VA बराबर VB यानी दोनों का वेग समान होगा, तभी दूरी क्या होगी, L नियत रहेगी, दूरी नहीं बदलेगी। भाई मान लो इसका वेग V है, इसका वेग VB है, दोनों जा रहे हैं, ठीक है। ये इन A और B का निकाय मान लिया अपन ने, ठीक है, A और B का निकाय मान लिया कि भाई A और B मिलके एक निकाय बनाते हैं। तो जिसमें A VA वेग से जा रहा है, B VB वेग से जा रहा है, ठीक है। तो जो दूरी इनके बीच की L है, तो ये अपने को दृढ़ पिंड की शर्त क्या है कि इनके बीच की दूरी क्या रहनी चाहिए, अपरिवर्तित रहनी चाहिए। तो अपरिवर्तित रहेगी कब, जब दोनों का वेग बराबर हो। जितना वेग से ये जा रहा है उसी वेग से ये जाएगा, तो दूरी L की L क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो VA बराबर VB, तो दूरी L नियत, अतः दृढ़ पिंड निकाय होगा, ठीक है। यदि VA नॉट इक्वल टू VB, यदि मान लो VA और VB बराबर नहीं है, मान लो एक ज्यादा एक कम है, ठीक है, तो दूरी क्या होगी, या तो दूरी घटेगी या बढ़ेगी, यानी समय के साथ बदलेगी। तो उस स्थिति में वो दृढ़ पिंड निकाय नहीं होगा, दृढ़ पिंड निकाय नहीं होगा। बात समझ गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थोड़ा घूमने की। मान लिया ये कोई छड़ है, ठीक है, या फिर छड़ क्या, ये क्या है, दो कण है, एक कण ये है, ठीक है, एक कण ये है, और ये कण हो गया, एक कण और एक कण ये हो गया, दो कण है, मतलब एक A और B, ठीक है। तो एक कण, दोनों कण वर्त के व्यास के विपरीत सिरों पर स्थित है, यानी जो वर्त का व्यास है ना, उसके विपरीत सिरे पर ये व्यास हो गया। इस व्यास में एक कण ये हो गया, एक कण ये हो गया। दोनों क्या है, ओमेगा A व ओमेगा B कोणीय वेग से वर्ती गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओमेगा A व ओमेगा B कोणीय वेग से वर्ती गति कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया एक की क्या, ओमेगा A और एक का ओमेगा B, एक का ओमेगा A ओमेगा B। निकाय दृढ़ हो गया अदृढ़, ठीक है। तो निकाय, भाई आप बताओ, ये निकाय दृढ़ हो गया अदृढ़, तो निकाय के यदि दृढ़ होने के लिए क्या शर्त है, कि इनके मध्य दूरी समय के साथ क्या रहनी चाहिए, अपरिवर्तित। तो माना यदि A का जो कोणीय वेग ओमेगा A बराबर ओमेगा V, तो दोनों कण के मध्य, तो दोनों कण के मध्य दूरी क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो दोनों कण के मध्य दूरी नियत रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, दोनों जो कण है उनके मध्य क्या होगी, दूरी नियत रहेगी, ठीक है। और यदि ओमेगा A नॉट इज इक्वल टू ओमेगा B, तो दोनों कण के मध्य दूरी नियत नहीं रहेगी, दूरी क्या होगी, नियत नहीं रहेगी। तो दूरी नियत नहीं रहेगी, तो यदि जहां दूरी नियत होगी वहां क्या होगा, अतः निकाय दृढ़ होगा। अतः निकाय क्या होगा, अतः
तो क्या होगा अतः भाई ओमेगा बराबर ओमेगा बी, तो दोनों कणों की मध्य दूरी क्या नियत रहेगी, अतः क्या होगा निकाय दृढ़ होगा। अभी मैं समझाता हूँ चीज, ठीक है, निकाय दृढ़, ठीक है। और यदि दूरी नियत नहीं रहेगी, ठीक है, अतः निकाय कैसा होगा, निकाय होगा अदृढ़। अब देखो कैसे, कहने का मतलब ये कि भाई दोनों कणों का जो कोणीय वेग से हम रहा है, कोणीय वेग मान लो कि भाई 1 सेकंड में ये π/2 घूमता है, कितना घूमता है ये ओमेगा ए मान लिया कि भाई π/2 रेडियन पर सेकंड, क्या मान लिया भाई π/2 रेडियन पर सेकंड। तो ये 1 सेकंड में ये कहां पे पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा यहां से घूम के π/2 यहाँ जाए। तो अगर इन दोनों की मध्य दूरी नियत रखनी है, यहाँ दूरी कितनी है 2r है, ये दूरी कितनी है 2r है, ठीक है, ये दूरी कितनी है 2r है। तो यदि इस 2r दूरी को नियत रखना है, तो अगर ये π/2 घूम के यहाँ आ रहा है, तो इसको भी π/2 घूमकर यहाँ आना पड़ेगा, तब जाके ये दूरी क्या रहेगी 2r क्या रहेगी, नियत रहेगी। समझ गए, बस ये वाली बात है। तो यदि ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी, ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी, तो दोनों कण के मध्य दूरी क्या रहेगी, नियत रहेगी, तो निकाय क्या दृढ़ होगा। लेकिन यदि ओमेगा ए और ओमेगा बी बराबर नहीं हुए, मान लो एक तो π/2 रेडियन पर सेकंड है और एक मान लिया कि पाई रेडियन पर सेकंड है, तो क्या होगा, ये तो 1 सेकंड में पहुंच जाएगा यहाँ पर, और ये पाई रेडियन पर सेकंड के हिसाब से एक सेकंड में पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो अब ये दूरी कितनी रही, ये रही, ये क्या होगी समय के साथ बदल गई, ठीक है। तो दूरी बदलनी नहीं चाहिए। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा बी, तो दोनों कणों के मध्य दूरी नियत रहेगी, तो निकाय क्या होगा अदृढ़ होगा, निकाय क्या होगा अदृढ़, ठीक है। बात समझ गए, ये जो दोनों कणों का निकाय है ये उसकी बात की, ये तो हो गया, मतलब अपने ये अपन ने समझा था रेखीय वेग के हिसाब से, ये समझ लिया अपन ने कोणीय वेग के हिसाब से। बात क्लियर है, चलो अब दृढ़ पिंड की गति, इसमें देखो शुद्ध स्थानांतरण गति, यदि वस्तु के प्रत्येक बिंदु का रेखीय वेग तथा विस्थापन समान दिशा में समान प्राप्त हो। और शुद्ध घूर्णन गति क्या होती है, यदि वस्तु का प्रत्येक कण किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष समान कोणीय वेग से घूर्णन गति करे। तो देखो ये कह रहा है कि भाई किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु का रेखीय वेग तथा विस्थापन समान दिशा में समान प्राप्त हो, ठीक है। कोई वस्तु है, कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु, ठीक है, इसका कोई भी बिंदु ले लो, प्रत्येक बिंदु का रेखीय वेग, मैंने माना ये अगर मान लेते ये मान लिया, यहाँ कोई बिंदु ले लिया ए, यहाँ कोई बिंदु ले लिया बी, यहाँ कोई बिंदु ले लिया सी, यहाँ कोई बिंदु ले लिया डी। तो यदि ये दृढ़ निकाय है, तो अगर ये पूरा निकाय यदि v वेग से जा रहा है, ये पूरा निकाय यदि v वेग से जा रहा है, तो ये क्या होना चाहिए, ये शर्त के हिसाब से वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी बराबर वी डी, वो कितना होगा v होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो ये मार्कर है, इस पे दो कण है, मान लिया निकाय में 1 और 2, ठीक है। तो मैं निकाय को जिस वेग से लेके जा रहा हूं, अगर इसको v वेग से लेके जा रहा हूं, तो इसका ये कण भी v वेग से जाएगा और ये कण भी v वेग से जाएगा। सिंपल सी बात है, वही डेफिनेशन है कि यदि वस्तु के प्रत्येक बिंदु का रेखीय वेग तथा विस्थापन समान दिशा में समान प्राप्त हो, यानी कि ये जितना चल के जाएगा उतना उतना ये भी जाएगा चल के, उतना उतना ये भी चल के जाएगा। समझ गए, हाँ। तो वेग समान तो विस्थापन भी क्या समान, ऐसे कैसे, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगी शुद्ध स्थानांतरण गति। स्थानांतरण मतलब ये चीज यहाँ पे है, इसको सीधा सीधा लेके जाना। स्थानांतरण का मतलब हुआ ये चीज यहाँ पर है, इसको सीधा सीधा ऐसे लेके जाना, वो हो जाएगा स्थानांतरण, ठीक है, वो हो जाएगा स्थानांतरण, ठीक है। फिर बात करें शुद्ध घूर्णन गति की, किसकी, शुद्ध घूर्णन गति। तो यदि वस्तु का प्रत्येक कण किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष समान कोणीय वेग से घूर्णन गति करे, यदि वस्तु का प्रत्येक कण किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष समान कोणीय वेग से क्या करे, घूर्णन गति करे, ठीक है। तो देखो समान कोणीय वेग से घूर्णन गति मतलब, अब देखो थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूं, तो थोड़ी मजेदार बात है आपके। ये मान लो कि ये, ठीक है, और यहां पर एक ये बंदी रॉड,
ये कोई रॉड है, ठीक है, ये मान लो ये कोई रॉड ऐसे घूम रही है, ये रॉड यहाँ पे बंधी हुई है, मान लो बंधी हुई क्या, मतलब यहाँ पे किसी कील में रखी हुई, ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, ऐसे ऐसे ये घूम सकती है। तो आप देखोगे ना, तो यदि मान लो ये यदि रॉड पूरी यदि ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो ये है ना, ये का अगर यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया ए, यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया बी, और यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया आपने सी मान लिया, चलो यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया बी और यहाँ पे कोई सी मान लिया, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान होगा, कोणीय वेग समान होगा, ठीक है, लेकिन रेखीय वेग समान नहीं होगा, रेखीय वेग समान नहीं होगा। अब देखो इनका जो कोणीय वेग जो होगा वो एक्चुअली में क्या होगा, ओमेगा ए बराबर ओमेगा बी बराबर ओमेगा सी बराबर ओमेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई ये अगर ये छड़ है पूरी पूरी घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, तो ये छड़ का ये कण क्या करेगा, मान लो ये छड़ पूरी 5 सेकंड में घूम रही है, ये पूरी ऐसे 5 सेकंड में घूम रही है, तो छड़ का ये कण भी क्या करेगा, ये कण पूरा पूरा इस 5 सेकंड में यहाँ आएगा वापस घूम के, ये वाला कण पूरा 5 सेकंड में घूम के यहाँ आएगा, ये वाला कण पूरा 5 सेकंड में घूम के यहाँ आएगा, ठीक है। तो सभी की जो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन सेम तय होगा, ये भी 2 पाई तय करेगा, ये भी 2 पाई तय करेगा, ये भी 2 पाई तय करेगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोणीय वेग हमेशा समान होगा। तो यदि वस्तु का प्रत्येक कण किसी स्थिर अक्ष के सापेक्ष, यदि वस्तु ये कोई वस्तु है, छड़ है, इसका कोई भी कण, प्रत्येक कण किसी स्थिर अक्ष, ये होगी अक्ष, ठीक है, इसके सापेक्ष समान कोणीय वेग से घूर्णन गति करे, तो वो क्या होगा, दृढ़ पिंड होगा, वो क्या होगा, दृढ़ पिंड होगा, समझ गए। हाँ, तो इनका क्या है, कोणीय वेग सेम होगा। हाँ, रेखीय वेग सेम नहीं होगा, रेखीय वेग सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेखीय वेग सेम नहीं होगा, सीधी सी बात है कि मान लो ये तो इसने दूरी कितनी तय की, इतनी, इसने दूरी कितनी तय की, इतनी, इसने दूरी कितनी तय की, इतनी, तो इसने दूरी ज्यादा तय की है, यहां से यहां से यहां से यहां से, ठीक है, इसने दूरी ज्यादा तय की है, तो इसका रेखीय वेग ज्यादा होगा, इसका कम, इसका उससे कम, ठीक है। तो जो रेखीय वेग होता है वो क्या होता है, हमेशा रेखीय वेग बराबर होता है रेडियस यानी कि त्रिज्या, ये जो दूरी या फिर ये मान लो जो अक्ष से दूरी, अक्ष या केंद्र से दूरी इनटू आपका ओमेगा कोणीय वेग, ठीक है, ये होता है हमेशा, ठीक है। V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो ओमेगा तो सभी के लिए सेम है, लेकिन आर जो दूरी है ना वो सभी के लिए, इसके लिए दूरी कम है तो इसका रेखीय वेग कम होगा, इसके लिए दूरी ज्यादा तो रेखीय वेग ज्यादा, इसका दूरी ज्यादा और ज्यादा तो इसका रेखीय वेग और ज्यादा, समझ गए। चलो, तो ये होता है रेखीय वेग V बराबर आर ओमेगा। यदि मान लो इनका रेखीय वेग की बात करें, रेखीय वेग होता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो रेखीय वेग के हिसाब से देखोगे ना, तो V ए का जो वेग होगा वो मान लो ये दूरी कितनी है, ये दूरी जितनी है, ये आर है, तो आर इंटू ये ओमेगा ऐसे होता है, ठीक है। इसके लिए दूरी जितनी, ये दूरी मान लो x है, तो x इंटू ओमेगा, जिस कण की जितनी दूरी उसका मतलब ये उतना रेखीय वेग हो जाएगा, समझ गए। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, मान लो यदि ये C वाला कण है वो कितनी r दूरी पर है, तो B वाला कण कितना है, r/2 दूरी पर है, तो इसका C वाले का रेखीय वेग होगा r इंटू ओमेगा, जबकि इस B वाले का r/2 इंटू ओमेगा, समझ गए, बात क्लियर। अब ये होता है फर्क रेखीय वेग और इसमें कोणीय वेग में। कोणीय वेग मतलब वो कितना एंगल तैयार कर रहा है, कितना कोण बना रहा है, लेकिन इसमें साथ साथ रेखीय वेग भी होता है, ठीक है। रेखीय वेग मतलब इसने कितनी दूरी तय की। इस कण की बात करें तो इस कण ने देखो यहां से घूम के, यहां से घूम के, यहां से घूम के, यहां से घूम के, ऐसे पूरी इतनी दूरी तय की है, बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं शुद्ध स्थानांतरण गति।
तो शुद्ध स्थानांतरण गति में देखोगे, मान लो ये कोई निकाय है, ठीक है, निकाय में 3 कण है, m1 m2 और m3, ठीक है, निकाय में क्या 3 कण है, m1 m2 और m3, इसका वेग v1 है और इसका यदि विस्थापन मान लिया x1 होता है, इसका वेग v2 है, इसका विस्थापन x2 होता है, इसका वेग v3 और इसका विस्थापन x3 होता है। तो जो दृढ़ पिंड गति के हिसाब से क्या होगा कि यदि तीनों कण है तो तीनों कणों का क्या होगा, विस्थापन सेम होगा, x1 बराबर x2 बराबर x3, और x कौन क्या, सेंटर ऑफ मास, मान लिया कोई सेंटर ऑफ मास है, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहीं बीच में है, ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास, ये सभी का जो विस्थापन है वो सेम ही होगा। इसी प्रकार सभी का वेग भी देखो तो सेम ही होगा, क्योंकि दृढ़ पिंड में उस वस्तु या निकाय के प्रत्येक कण का वेग, विस्थापन और त्वरण तीनों सेम होते हैं, ठीक है। दृढ़ पिंड में जो वस्तु होती है, वस्तु का जो प्रत्येक कण, उसका वेग, विस्थापन और त्वरण सेम होते हैं यदि वह क्या कर रही है, शुद्ध स्थानांतरण गति कर रही है। स्थानांतरण मतलब ऐसे खिसक के जाना, ऐसे क्या होता है, खिसक के जाना, ठीक है। फिर ये उसी प्रकार ये हो गया v1 v2 v3 v v, ठीक है। उसी प्रकार यदि इस पर बाहरी बल की बात करेंगे, बाहरी बल कितना लग रहा है, तो इसका द्रव्यमान m1 इंटू इसका त्वरण a1, तो एक बल इस पे लग गया, ठीक है, F1 इस पे लगने वाला है, F2 कितना होगा, M2 और A2 इस पे लगने वाला है, F3 M3 A3, तो यहाँ पर जो F एक्सटर्नल क्या होगा, M1 M2 M3 और A बाहर आ जाएगा, M टोटल इंटू A हो जाएगा, M टोटल इंटू A, ठीक है। फिर जैसे कि संवेग की बात करते हैं तो संवेग क्या होता है भाई, 3 कण है तो 3 कणों का संवेग m1 v1, दूसरा है m2 v2 और तीसरा द्रव्यमान m, उसका वेग v3 तो m3 v3, तो ये भी हो जाएगा m टोटल और v बाहर आ जाएगा टोटल, ठीक है। उसी प्रकार यदि ke काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखोगे तब भी आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, गतिज ऊर्जा के लिए, समझ गए। ये तो हो गए शुद्ध स्थानांतरण गति, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं शुद्ध घूर्णन गति की। तो किसकी बात करते हैं, शुद्ध घूर्णन गति की, ठीक है। तो शुद्ध घूर्णन गति में देखोगे तो शुद्ध घूर्णन गति में क्या होता है, वस्तु का, कोई भी वस्तु का प्रत्येक कण समान कोणीय वेग से घूर्णन गति करे तो वो होती है शुद्ध घूर्णन गति, मतलब, ठीक है, सॉरी, वो मतलब होता है दृढ़ पिंड निकाय, ठीक है, और वो समान कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, ठीक है, वो मतलब शुद्ध रूप से घूमे, वो शुद्ध घूमे। मैं आपको बताऊंगा घूर्णन और स्थानांतरण में एक मस्त आपको एग्जाम्पल दूंगा, वहां से आपको मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने देखा शुद्ध स्थानांतरण गति और शुद्ध घूर्णन गति, एक होती है मिश्रित गति, एक होती है मिश्रित गति, ठीक है। मिश्रित यानी कि मिश्रित गति, या फिर इसको लौटनी गति भी बोलते हैं। मिश्रित गति को क्या बोलते हैं, लौटनी गति भी बोलते हैं, लौटनी गति, लौटनी गति, ठीक है। यानी कि मतलब क्या हुआ गया, ये स्थानांतरण प्लस घूर्णन, ऐसी गति जिसमें स्थानांतरण भी हो और क्या हो, घूर्णन भी हो। अब देखो स्थानांतरण मतलब तो क्या होता है, किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और घूर्णन का मतलब उस वस्तु का अपनी अक्ष के चारों ओर घूमना, मतलब कि अक्ष के अराउंड घूमना। तो अगर मैं बात करूं गाड़ी का टायर, गाड़ी का जो टायर है अगर उसकी बात करूं, ये पहिया जो होता है इसकी बात करूं, ठीक है, तो आपने ये देखा होगा पहिया एक तो क्या करता है, दूरी तय करता है, पहिया घूमता है तो दूरी भी तय करता है, और पहिया ये खुद की जो अक्ष है इसके अराउंड घूमता भी है, दोनों काम करता है। तो यानी कि जो पहिए की जो गति है वो क्या होगी, लौटनी गति होगी, ये मिश्रित गति है, ये स्थानांतरण भी है और क्या है, घूर्णन भी है। अगर मैं इसी पहिए को बिना ऐसे गोल गोल घूमे मैं हाथ में उठाया, उसी पहिए को मैंने हाथ में उठाया और मैं लेके गया ऐसे, ठीक है, तो वो होगी पहिए की शुद्ध स्थानांतरण गति। और यदि उसी पहिए को मैंने ऐसे पकड़ के बीच में कोई राड डाल के ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे 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 घुमाते थे टायर वगैरह से, पहले बचपन में डाल के किसी रॉड में ऐसे घुमा दिया, तो वो क्या होगी, शुद्ध घूर्णन गति, शुद्ध घूर्णन, ठीक है। ये तो शुद्ध घूर्णन, और सिंपली आप ऐसे लेके गए बिना घूमे, शुद्ध स्थानांतरण। और फिर आपने यदि घूमते घूमते ऐसे चला गया तो उसमें स्थानांतरण भी हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, और वो खुद घूम रहा है तो घूर्णन भी हो रहा है।
तो वो हो जाएगी लौटने गति, वो हो जाएगी मिश्रित गति। समझ गए? चलिए, तो आपको मतलब एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, बाकी अभी आपको आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, चैप्टर बहुत सिंपल है आज का, बस बेसिक था मतलब। ठीक है, अब जैसे कि शुद्ध घूर्णन गति, तो इसमें मैं आपको एक सबसे मेन चीज बताऊंगा, गतिज ऊर्जा। हालांकि आप चीजें सब समझ जाओगे, एक बेसिक अपन चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वहां से कैसे समझना। आप देखो, इसमें यदि गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा, यदि मान लो आपको कोई निकाय दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या है, गतिज ऊर्जा। अगर इसकी आपको यदि गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है, गतिज ऊर्जा निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो अगर गतिज ऊर्जा निकालने की बात करें वो क्या होगी, इसके 3 कण है, ठीक है, कि भाई 3 कण कौन कौन से है, 3 क्या 4 कण है, M1 M2 M3 M4। चलो, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/2 M1 V1 स्क्वायर, 1/2 M2 V2 स्क्वायर, 1/2 M3 V3 स्क्वायर, और 1/2 M4 V4 स्क्वायर, 1/2 M4 V4 स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको पता है एक चीज मैं बताता हूं, मान लो ये कोई अक्ष है, ये क्या ए बी, क्या इनकी अक्ष है, ए बी अक्ष है, और उस अक्ष से कोई कण है M1, उसकी लंबवत दूरी है। ये कैसी दूरी है, लंबवत दूरी। कैसी है, लंबवत दूरी, ध्यान रखना। ठीक है, ये वाली ऐसी दूरी मत ले लेना, ये दूरी नहीं, ये लंबवत होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, ये लंबवत दूरी है, तो ये कितनी दूरी, R1, ये कोई कण है इससे R2, ये R4 पे, ये R3 पे, और ये अराउंड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कितने ओमेगा, जो कोणीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे हैं, ब्लैक कलर लेते हैं, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे, तो इसकी अपन निकालेंगे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या होगा, पहले भाई सिंपल सा देखते हैं, 1/2 M1 V1 स्क्वायर, M2 V2 स्क्वायर, 1/2 M3 V3 स्क्वायर, 1/2 M4 V4 स्क्वायर, यानी कि 1/2 MV स्क्वायर फॉर्मूले से अपन ने लगा लिया। अब अपने को V तो पता नहीं है, अपने को पता है ओमेगा, तो आपको पता है कि रेखीय वेग, रेखीय वेग बराबर होता है, ठीक है, R इंटू कोणीय वेग, कोणीय वेग। V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको जो गतिज ऊर्जा हुई आपकी, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 M1, और R तो है क्या है, R1 का स्क्वायर, 1/2 M1 R1 का स्क्वायर, और सभी का जो कोणीय वेग वो तो सेम ही होगा। ठीक है, तो 1/2 M1 R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, फिर 1/2 M2 R2 स्क्वायर, ये होगा, हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। 1/2 M3 R3 स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और 1/2 M4 R4 स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो,
अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको m1 r1 को r1 स्क्वायर को मैं लिखता हूं i1, ठीक है, 1/2 i1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, i1 ओमेगा स्क्वायर। एक बटा दो i2 ओमेगा स्क्वायर, 1/2 i3 ओमेगा स्क्वायर और 1/2 i4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख लो, ये सीन है, ठीक है। यहां पर जो i है वो क्या है, i आपका होता है एक्चुअली, i होता है जड़त्व आघूर्ण। आई क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण। अब जैसे कि इसको लिखेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी और 1/2, मैंने क्या कर दिया, इनको सभी को साथ में लिख लिया, i1 प्लस i2 i3 और i4 और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2, इस पूरे को मैंने लिख दिया i ओमेगा स्क्वायर। अतः यहाँ पे क्या है, आई क्या आपका जड़त्व आघूर्ण। अब आप सारा खेल जड़त्व आघूर्ण के आसपास ही घूमने वाला है, अगली क्लास में आप पूरा जड़त्व आघूर्ण ही पढ़ने वाले। आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो यहां पर यदि बात करें, आप लिख लेना आपके लिए, जैसे कि I1 है, तो I1 क्या हुआ, जो आपका कण M1 है उसका अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जो आपका मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, आई क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और इसको बोलोगे निकाय का कुल, ये जैसे कि ये हो गया यहाँ पर आपके निकाय का कुल जड़त्व, क्योंकि पूरे निकाय का है ये, ठीक है, इन सभी का योग है, इसीलिए ये हो जाएगा निकाय का। निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अब यदि देखोगे, यदि I1 है, I1 हो जाएगा M1 का अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। उसी प्रकार I2 है, तो वो हो जाएगा M2 कण का अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ये हो जाएगा I3 है, तो हो जाएगा M3 कण का अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। और I4 है, तो M4 कण का अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। समझ गए, ये होती है चीजें। बात क्लियर? चलो, तो अगली क्लास में अपन पूरा जड़त्व आघूर्ण समझने वाले हैं। आज आपको बेसिक कैसा लगा ये जरूर बता देना। मुझे लगता है सारी बेसिक चीजें मैंने कवर कर ली है और आपको चैप्टर का आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। थैंक यू सो मच।